स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद निधि पे। और आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि है चैप्टर नंबर 2 से क्लास 9 से हिस्ट्री से। ओके, और चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर होंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को समझते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपके काम आए, समझ में आए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये आपके काम आया या नहीं। और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर दें। तो करते हैं शुरू। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? आंसर कुछ इस प्रकार से है। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। यानी कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। उनके अनुसार समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व है, यानी कि जो अधिकार है, वो समाज के नियंत्रण में होता है, समाज के हिसाब से चलता है। आगे है आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक विचारधारा के तौर पे समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। जो निजी संपत्ति के तौर पे जो हमें अधिकार हासिल होते हैं, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत इन अधिकारों का विरोध किया जाता है। हमें यानी कि समाज को निजी संपत्ति रखने का, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जिसे निजी संपत्ति होता है उसका अधिकार नहीं होता है। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? अभी हमने पढ़ा कि समाजवादी लोग निजी संपत्ति का विरोध करते थे, लेकिन अब पढ़ेंगे हम कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे। तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते हैं। समाजवादी का ऐसा मानना था कि अगर निजी संपत्ति रखी जाए तो समाज में असमानता हो जाएगी, सभी लोग सुखी नहीं रहेंगे। और अगर निजी संपत्ति का विरोध किया जाए, निजी संपत्ति ना रखा जाए, समाज उसका नियंत्रण करे, तो सभी लोगों को समान और अच्छा जीवन प्राप्त होगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो वो विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। ओके, अगला सवाल है रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थी? अब पढ़ेंगे हम रेडिकल समूह की विचारधाराएं। इसका आंसर है वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। तीसरा है ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। जो बड़े अमीर लोग थे, संपत्तिधारी थे, उद्योगपति थे, यानी उद्योगों के मालिक थे, उनके जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो उनके खिलाफ थे। कौन? रेडिकल समूह के लोग। ओके, चौथा है वे किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे। मतलब वो किसी भी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्र के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही बहुत सारी संपत्ति हो और बाकी लोग गरीब हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? रूढ़िवादी लोग जो थे वो रूस में किस प्रकार का बदलाव चाहते थे? आंसर हम लिखेंगे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं क्या थी? तो अब रूस में समाजवादियों की विचारधाराएं, आंसर लिखेंगे। रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित से हैं। वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं का जड़ मानते थे। थर्ड नंबर है कुछ समाजवादियों को ऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामाजिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। चौथा है केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। सामूहिक खेती मतलब
सब मिलके समूह में खेती करना। 5वां है, वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। आंसर है, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। चौथा है, यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासनकाल चलाए। यानी ये जो न्यायपालिका है वो शासकों और अफसरों के प्रभाव में ना हो, उनके प्रभाव से मुक्त हो और स्वतंत्र हो। अगला सवाल है, वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। आंसर है, समाजवादी विचारधारा। ओके, अगला सवाल है, उदारवादी किसे कहा जाता है। उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिलता है। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर होते हैं या होते थे। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो समाज के पुनर्गठन का काम समाजवादी विचारधारा करती है। अगला सवाल है, उदारवादी किसे कहा जाता है। उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम की संस्था बनाई थी। तो इसका आंसर होगा द्वितीय इंटरनेशनल। समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की संस्था की स्थापना की थी। अगला सवाल है, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। आंसर लिखेंगे, संगठन बनाना शुरू किया, अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाए, काम के घंटे में कमी तथा मानवाधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। अगला सवाल है, 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाए, कारण बताइए। आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि सरकारों में रूढ़िवादियों और उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। अगला सवाल है, किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ था कि रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। अक्टूबर क्रांति कहते किसे हैं। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। सोवियत शब्द की व्याख्या करने की बात हो रही है तो हम आंसर देंगे। आंसर लिखेंगे, मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया था। मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी में दिया गया था, क्या नाम, सोवियत का। सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मजदूरों और किसानों के संघ को कहा जाता है, सोवियत। अगला सवाल है, बोल्शेविक कौन थे, उनकी 3 मांगे कौन कौन सी थी। तो आंसर देते हुए हम लिखेंगे, बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिनका नेता लेनिन था। उनकी 3 प्रमुख मांगे निम्नलिखित थी। पहला था युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए, दूसरा था सारी जमीन किसानों को सौंप देनी चाहिए, तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, 1917 ईस्वी की क्रांति में लेनिन बोल्शेविक की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर देते हुए लिखेंगे, 1917 की क्रांति में लेनिन यानी बोल्शेविकों की भूमिका क्या थी, हम अभी वर्णन करने वाले हैं। तो देखते हैं, रूस की क्रांति को सफल बनाने में या रूस में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान लेनिन की थी, जो रूस के सबसे शक्तिशाली पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, लेनिन। और जार के सिंहासन त्यागने पर 15 मार्च 1917 ईस्वी को
कैरेस्की के नेतृत्व में जो सरकार बनी वह भी देश की समस्याओं का हल ना कर सकी। ऐसे में फिर हो सकता था कि रूस में जार का शासन पुनः लौट आए। ऐसे कठिन समय में यदि लेनिन ने देश की बागडोर ना संभाली होती तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। उनके योगदान, जो लेनिन का योगदान था, वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करके किसानों की जमीन दिलाने तथा सरकारी सोवियत को सौंपने के संबंध में स्पष्ट नीतियां बनाई। सबसे पहले रूस ने प्रथम विश्व से खुद को अलग कर लिया, चाहे उसके लिए उसे भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़ी। रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। लेनिन ने अनेक घोषणाएं कर रूस में एक समाजवाद का युग आरंभ कर दिया। तो ये था हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमने किए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।